1609th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात हेल्थ के साथ। मेरे द शो इज प्रेजेंटेड बाय द ओरेंज सिटी हॉस्पिटल विच इज नागपुर का हॉस्पिटल। मेरी आज की जो मेहमान है वो नागपुर शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट है, द सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ द नागपुर सिटी, डॉक्टर बिंदु मरार। मैम नमस्कार। मैम स्वागत आपका आज की बात में। मैम एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर जैसे से प्रेगनेंसी का दौर शुरू होता है, ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक प्रेग्नेंट लेडी की जिंदगी में सडनली महसूस होने लगता है। उसके ऊपर में बात करेंगे हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, है ना मैम? तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैम ये जो हाइपरटेंशन है इसके टाइप्स क्या होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी? इसके पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी वाइज इट्स सो इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट इट। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इसका इतना असर होता है वो प्रेगनेंसी पे होता है प्रेगनेंसी में कि 5 to 10% इट इफेक्ट्स about the total pregnancies, we say 5 to 10% it affects, and in that it affects the life of the mother in about 20%. It's quite a high incidence, and even it affects the fetus, जो बच्चा माँ के पेट में रहता है, उसका भी mortality या ICU में जाने के chances ज्यादा होते हैं, around 20 to 25%. इसीलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो टाइप्स में आते हैं तो it is like it can be divided before the hypertension. The hypertension means increased BP, obviously above 140 or 90, and that can be divided before 20 weeks of pregnancy and after 20 weeks. तो before 20 weeks जो diagnose होता है वो usually chronic hypertension होता है, यानी इनको पहले से hypertension होता है और ये diagnose होता है pregnancy. तो they are usually comparatively stable, but they need monitoring obviously. And after 20 weeks जो होता है that can be again divided into gestational hypertension, जो प्रेगनेंसी में ही होता है, एंड PIH दैट कैन बी अगर माइल्ड और सिवियर। तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या होता है, सिर्फ बीपी बढ़ा हुआ रहता है 140-90 के ऊपर, एंड इट डज नॉट हैव प्रोटीन लॉस इन द यूरिन। दिस इज अ सिंड्रोम विच कॉजेज प्रोटीन लॉस होता है उसमें यूरिन में, एंड विथ द PIH which I said mild or severe, it causes raised blood pressure and protein loss in the urine with abnormal weight gain. Abnormal weight gain क्या होता है, I'll tell you after this. And the third is this severe preeclampsia causes BP. जब BP 160-110 करके ऊपर जाता है जी, तभी इसमें चेंजेस आते हैं ऑर्गन्स में, तो दैट इज कॉल्ड सिवियर प्रीएक्लैम्शिया। और उससे भी ज्यादा जब होता है BP तो झटके वगैरह आते हैं, उसको एक्लैम्शिया बोलते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ, एंड दिस प्रीएक्लैम्शिया कैन बी सुपरइम्पोज्ड ऑन दैट क्रॉनिक हाइपरटेंशन जो पहले मैंने बताया, नंबर 1 जो है जी। These are the types of the hypertension seen in pregnancy. But मैम जो जो डिस्पेंसिंग फैक्टर्स हैं मैम, उसको किस तरह से देखा जाए? प्रीडिस्पोजिंग जिससे होने के चांसेस ज्यादा है जी। अर्ली एज एट मैरिज डेफिनेटली वी हैव सीन मोर केसेस। अर्ली एज मीन्स गांव वगैरह में जैसे बिलो 20 में होते हैं, टीनेज प्रेगनेंसीज होते हैं जी, and other is the other extreme about 35 के age. So age is one factor in which we have seen. Then genetic tendency, genetic obviously, if there is a family history of hypertension, then उसमें होने के chances ज्यादा रहते हैं. It's not necessary कि सबको होगा, लेकिन chances ज्यादा है, तो we have to be more alert about it. और तीसरी है ये socio-economic, lower socio-economic strata में related to the whatever nutritional deficiency they have, maybe calcium की कमी से, विटामिन डी की कमी से, कुछ important antioxidants हैं, विटामिन सी, उसकी कमी से we see in lower socio-economic strata, इसमें भी ज्यादा रहता है। ट्विन प्रेगनेंसीज में ज्यादा दिखता है, एंड द फर्स्ट टाइम प्रेगनेंट हुए, यानी पहली प्रेगनेंसी में इनको हो सकता है और सेकेंड प्रेगनेंसी में नहीं होगा। ये बहुत बार देखा है। पर दोनों बार हो सकता है? हो सकता है, और दोनों बार नहीं भी हो सकता है? नहीं, हाँ, दोनों बार नहीं भी हो सकता है। वो तो बहुत अच्छी बात है। पर मैम अगर पहली बार हुआ है तो दूसरी बार नहीं भी होने के चांसेस होने के चांसेस है, क्योंकि प्राइमी इज द फर्स्ट टाइम प्रेगनेंट लेडी जी, उनमें ज्यादा दिखता है। पर मैम जो साइन होते हैं या ये सिम्टम्स जो होते हैं हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के, मैम ये किस तरह से होता है?
सिम्टम्स पहले बताती हूँ. यूजुअली दे मे बी एसिम्टोमेटिक, उनको कोई भी सिम्टम नहीं होगा. अगर उनका बीपी 160 110 होगा, दे कम टू योर ओपीडी विदाउट एनी सिम्टम्स, नो हेडेक नथिंग. तो सबको लगता है कि नहीं बीपी बढ़ता है तो हेडेक होगा, चक्कर आएंगे, ये सब है. लेकिन आई सीन पेशेंट्स विद सो हाई बीपी विद नो सिम्टम्स एट ऑल. सो व्हाट इज टू बी एम्फसाइज्ड इज कि आपको चेकअप के लिए आना बहुत जरूरी है. चेकअप आओगे तभी तो डायग्नोज होगा. रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स आर इम्पोर्टेंट. एंड सिम्टम्स समटाइम्स दे डू कंप्लेन ऑफ हेडेक एंड फीलिंग ऑफ डिजीनेस, जैसे चक्कर आना. कोई कोई लोग सिर्फ सर भारी है बहुत, सवेरे से बहुत भारी लग रहा है, ये हो सकता है. देन देयर आर सम वार्निंग साइंस. पैरों में स्वेलिंग, होल बॉडी स्वेलिंग, फेस पे स्वेलिंग, ये दीज आर ऑल्सो द साइंस. पैरों में स्वेलिंग प्रेगनेंसी में वैसे भी सहन के बाद होती है, इनमें थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि प्रोटीन लॉस होता है यूरिन में, इसकी वजह से. एंड एबनॉर्मल वेट गेन होता है. दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग. वेट गेन इज यूजुअली 2 kgs पर मंथ. दैट्स अ नॉर्मल वेट गेन. इनमें ज्यादा होता है क्योंकि सूजन रहती है, वाटर रिटेंशन होता है, तो एबनॉर्मल वेट गेन होता है. दैट इज ऑल्सो देयर. एंड व्हेन वी सी ऑब्वियसली बीपी बढ़ा हुआ रहता है, यूरिन जांचते हैं तो यूरिन में प्रोटीन मिला रहता है. दीज आर द साइंस. एंड वी डू गिव देम द वार्निंग साइंस ऑल्सो, क्योंकि वो जब लिवर किडनी ये सब पे असर होता है तो दे मे हैव एपिगैस्ट्रिक पेन, दे मे हैव ब्लरिंग ऑफ विजन, ये सब हो सकता है. तो ये सब भी हम पूछते हैं, बताते हैं. मैम जो अब इतनी सारा कुछ हो रहा है, साइंस दिख रहे हैं, सिम्टम दिख रहे हैं, तो मैम कॉम्प्लिकेशंस होना हाँ, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं मैम? कॉम्प्लिकेशंस तो सारे हो सकते हैं. वी कैन डिवाइडेड इनटू ऑब्स्टेटिक एंड जनरल. जो मैंने बोला कि ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है. दिस इज मोर इन केस ऑफ दिस प्री एक्लैम्पशिया जो मैंने बोला, प्री एक्लैम्पशिया. इसमें ज्यादा ये इफेक्ट होता है. किडनीज इफेक्ट होते हैं, लिवर इफेक्ट हो सकता है. किडनीज में यूरिन की कमी होती है, यानी कम यूरिन आउटपुट होता है. एंड लिवर में जॉन्डिस दिखता है. इस ऑल के लिए वी कीप ऑन डूइंग इन्वेस्टिगेशन, ये सब पता करने के लिए. फिर ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, ब्रेन के एडिमा से झटके आ सकते हैं, इसको एक्लैम्पशिया बोलते हैं. सडन रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, आई में ब्लाइंडनेस हो सकता है. यानी देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस. डीएसई होता है. डीएसई इज डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कंडीशन. इसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है. कोएगुलेशन प्रोफाइल हमको देखते रहना पड़ता है. दीज ऑल वी कीप ऑन डूइंग इन दीज पेशेंट्स. एंड ऑब्स्टेटिक देखेंगे तो बेबी का ग्रोथ कम होता है क्योंकि जो वेसल्स है वो सिकुड़े हुए रहते हैं जी. तो ब्लड फ्लो नहीं मिलता उनको, तो पानी की कमी होती है, बच्चे का ग्रोथ कम होता है. बच्चे का ग्रोथ कम हुआ, पानी भी कम हुआ, तो बच्चा अंदर ही अंदर घुट के मर भी सकता है. इसीलिए ये सब हम पेशेंट को बताते रहते हैं. दूसरी चीज है प्लासेंटा. आपने सुना होगा, वो प्लासेंटा छूटने का डर रहता है जो रेज ब्लड प्रेशर होता है. तो छूट गया तो ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा, तो बेबी लगेंगे कॉम्प्रोमाइज. एब्रप्शो में फिर उनको ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ने की चांसेस रहते हैं. इट अफेक्ट्स ऑल द ऑर्गन्स अगेन. एब्रप्शो है एंड कन्वर्शंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आईयूडी है एंड पीपीएच. जैसे डिलीवरी के बाद ये हो सकता है कि ब्लीडिंग ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस. हो रही ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ गई तो ऑब्वियसली वी कांट स्टॉप इट. So we have to keep arrangement for blood and blood products. Everything we do have facilities here, so it is a little easier for us. And हेल्प करके भी एक सिंड्रोम है, उसमें लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए रहते हैं, प्लेटलेट कम होते हैं, प्लेटलेट भी कम होते हैं पीएच में. अगेन गोइंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द ब्लीडिंग टेंडेंसी एंड हीमोलाइसिस होता है जी. तो ये जॉन्डिस करता है. तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस है. देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस. बट मैम आई एम श्योर जहाँ सवाल है वहाँ जवाब भी है. कॉम्प्लिकेशंस है तो ट्रीटमेंट भी है. मैम ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में वी टारगेट द ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली बिलो 140/90. आई पर्सनली टारगेट around 120/80 only. Even if it is 86/88 भी I start medication because I have seen patients having convulsions even at 130/90 BP. So we can't say कि नहीं अभी इतना नहीं है कि हम दवाई नहीं शुरू कर सकते. People are usually patient is reluctant to start BP की medication, but there are safe medications. medication से हम BP कंट्रोल कर सकते हैं. एंड वी एडवाइज देम यूजुअली रेस्ट. रेस्ट लेने बोलते हैं. प्रोटीन की लॉस हो रही है यूरिन में तो प्रोटीन इनटेक बढ़ाने बोलते हैं. एंड अगर बहुत ज्यादा कम हो तो वी डू गिव इंजेक्टेबल प्रोटीन ऑल्सो. अगर हम देते हैं अंडर सिचुएशन ऑब्वियसली.
तो इससे सब थोड़ा सूजन कम होता है एंड एडिमा कम होता है, थोड़ा वैस्कुलरिटी बढ़ सकती है, बट सम केसेस वी डू एवरीथिंग, फिर भी कुछ होता नहीं। एज एडवाइज वी डू टेल देम टू रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट, जैसे अचार पापड़ है जिसमें ज्यादा नमक पड़ता है, वो सब हम कम लेने देते हैं। नॉर्मल खाने का नमक लेना है, बट ऊपर से नहीं लेना है नमक, ठीक है मैम? कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ऑल्सो। जी, okay, and we keep on doing these investigations which I told you, kidney function, liver function, coagulation profile, ये सब हम करते रहते जी। हैं, and Doppler for the baby, ultrasound है, Doppler है, ये we keep on monitoring them very closely compared to the usual routine set of investigations। इनको हम ज्यादा करते हैं। यूरिक एसिड करके एक है जांच जो बताता है जो कौन उसकी तरफ ज्यादा जाने के चांसेस है। जी। तो ये सब से we do try to limit the complications and we are successful in so many ways। मैम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन क्या क्या करे मैम? प्रिवेंशन। और मैम ये सवाल जो है ना मेरा मैम, ये दो तरफा सवाल है। एक तो यू आर अ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, तो उस पर्सपेक्टिव से आप बताइएगा, एंड यू आर ऑल्सो अ मदर, तो मैम उस पर्सपेक्टिव से भी बताइएगा। Yeah, it is the most important time in the life of a woman, and she looks forward so much for that baby, for her bundle of joy. So she has to take full, what do you say, care and not neglect it. Neglect that, but they take it very casually sometimes. कि हम होते हैं फिर भी वो casually रहते हैं, आते नहीं है checkups के लिए। Regular checkup prevention is the first step is that regular checkups are required. If there is anything detected, your doctor will take care of it, and she will take care of you till you get that healthy baby in your hand, and till 9 months and after that also. So this regular checkups, and there is some connection with decreased calcium and vitamin D in the body. So calcium supplementation देते हैं, vitamin D supplementation देते हैं, folic acid and B6 is as a routine. For those who have had previous PIH or preeclampsia, second pregnancy में हम एस्पिरिन देते हैं, low dose एस्पिरिन। तो एस्पिरिन does help to prevent that platelet aggregation वगैरह, तो उसमें थोड़ा बहुत हेल्प करता है। This is what and rest। जी, बिकॉज सब लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं कि झाड़ू पोछा करो, नॉर्मल डिलीवरी होना जी चाहिए। मैम, ये इसमें मैं आ रहा था बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे सासू माँ, दाई माँ बहुत सारी चीजें कहते हैं, खाने के लिए कहते हैं। मैम, फूड हैबिट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सबसे ज्यादा निग्लेक्ट होता नहीं है। शी इज यूजुअली बिजी वर्किंग, और जब टाइम होता है तो खाती है, फिर अपने बाकी के काम एंड रेस्ट। आफ्टरनून में 2 घंटे आराम करने बोलते हैं, वो भी आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ देम डू इट। तो ये सब जरूरी है। एंड झाड़ू पोछा, अगर बीबी बड़ा हुआ है तो झाड़ू पोछा नहीं करने से भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, यही बताना। मैम, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। मैम, एट ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस you offer to a mother, to a pregnant lady? We give 100% attention and care, and throughout the 9 months, and you can say after admission, throughout the 24 hours she is there with us. We also have a very good PSU which helps us, क्योंकि ये प्रीमेच्योर डिलीवरीज होती है इसमें, क्योंकि हमको करना पड़ता है फॉर मदर के जब ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, जैसे किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, टीनेज हो गए, तो वी कांट टेक अ रिस्क टू द मदर्स लाइफ। वी हैव टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। टर्मिनेट करने से मदर यूजुअली रिकवर्स जल्दी। तो बेबी का PSU है हमारे पास, तो हमारे पास ब्लड बैंक की फैसिलिटी ये भी है, ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल, एंड ऑफ कोर्स फिजिशियन सपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हाइपरटेंशन मैनेज करें, गुड ICU। तो ऑरेंज सिटी में ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल विच वी कैन टेक गुड केयर, एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट। Ma'am, you've been doing an amazing job since a very, very long time, and I congratulate you, ma'am, because a lot of ladies out there who are smiling mothers now are your patients, and they're doing great in life. But ma'am, ये बड़ा important था लोगों हमारे लोगों को समझाना कि हाइपरटेंशन से कॉम्प्लिकेशंस इस लेवल तक जा सकते हैं कि जिस उत्साह के साथ आप मदर बनने के राह पर थी, शायद वो ना हो, विच इज एक्चुअली वेरी सैड। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर बिंदु मनान मैम से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स अब
अबाउट हाइपरटेंशन का एजुकेशन आपको हो चुका है। उम्मीद है कि आप इस इंटरव्यू को शेयर करेंगे, मैक्सिमम लेडीज तक पहुंचाएंगे, ताकि जो मम्मीज बन रही हैं वो इस बात को एंजॉय करें कि मदरहुड को एंजॉय करें, ना कि स्ट्रेस को लेकर परेशान हो जाए, है ना। सेविंग लाइव्स, सेविंग फैमिलीज इज एट ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल। जिंदा रहे। जय हिंद।